गुड मॉर्निंग। हमने आपका पेपर थर्ड शुरू किया था। पहले हम फर्स्ट भी चल रहे थे, साइड बाय साइड हमने थर्ड पेपर भी आपका शुरू करा है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है और किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट उसके विकास में, एडल्ट तक उसके विकास में कौन कौन से आधारभूत यानी कि बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे उसके बाद गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से मतलब जेनेसिस यानी कि बनना, और गैमेट्स यानी युग्मक, जो कि आप जानते हैं मेल और फीमेल दो प्रकार के युग्मक होते हैं। तो शरीर में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो सोमैटिक और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स, और दो प्रकार के गोनेट्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी पाए जाते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी? जनन अंगों की यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल्स के मैचुरेशन यानी कि परिपक्वन से गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। टेस्टिस में जो गैमेट्स बनते हैं उसकी क्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवरी में जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं oogenesis। इस प्रकार मेल गैमेट के रूप में स्पर्म और फीमेल गैमेट के रूप में ओवा यानी कि अंडे का जो निर्माण होता है, यह जो क्रिया है वो डिप्लॉइड सेल्स में होती है और इससे हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जो टेस्टिस की जर्मिनल सेल्स या जो मात्र कोशिकाएं हैं उनसे स्पर्म का जो निर्माण है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ये क्रिया दो स्टेप में होती है। सबसे पहला है स्पर्मेटेट का निर्माण और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। यह जो क्रिया है वो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्र जनन नलिका, यदि आपने 12th में पढ़ा होगा तो जो टेस्टिस है वो बहुत सारी ट्यूब्यूल से मिलकर बनती है, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि ये इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे हमारी शरीर की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। उसी प्रकार टेस्टिस की भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो सबसे पहली जो क्रिया थी वो स्पर्मेटेट का निर्माण। अब स्पर्मेटेट का निर्माण को फिर से हमने 3 भागों में बांटा: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले हम लेंगे मैचुरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। ये है प्राइमरी जर्म सेल्स। इस अवस्था में ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं इनमें माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा बार बार विभाजन होता है, और इससे बनी जो सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस डिवीज़न है, और चूँकि जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं तो माइटोसिस के द्वारा कौन सी कोशिका बनेगी? डिप्लॉइड ही बनेगी। इसके पश्चात और प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। अब हम लेते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं वो पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बढ़ जाते हैं। पूर्ण परिपक्व यानी कि पूर्ण रूप से जो मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यह पोषण स्पर्मेटोगोनिया के मध्य पाई जाने वाली विशेष प्रकार की सरटोली सेल्स से प्राप्त होता है, जो कि टेस्टिस में पाई जाती है। तीसरा आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मोसाइट में पहला मैच्योरेशन डिवीज़न होता है जो कि अर्धसूत्री होता है। देखिए ये मेयोसिस रिडक्शन डिवीज़न, जो कि जिससे क्या होगा? एन क्रोमोसोम्स वाली यानी कि
हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाली 2 सेल्स बनेगी जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट में दूसरा मैचुरेशन डिवीज़न होता है जो कि समसूत्री होता है। ये देखिए सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न, ये समसूत्री है क्योंकि यहाँ भी एक्स है और यहाँ दोनों ये भी एक्स बन रहे हैं, जिससे 2 स्पर्मेटेड बनते हैं। इस प्रकार एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटेड यानी कि पूर्व शुक्राणु बनते हैं और इनके रूपांतरण से शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं। ये जो सेल्स है ये हैप्लॉइड होती हैं। तो ये 4 क्या बन गए? स्पर्मेटेड। अब हम लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहला स्टेप था स्पर्मेटेड का निर्माण, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। पूर्व शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटेड का स्पर्म में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जिससे एक्टिव व मोटाइल या चल शुक्राणु बनता है। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला है केंद्र में से पानी कम हो जाता है, जिससे शुक्राणु का भार कम हो जाता है और ये तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। आरएनए समाप्त हो जाता है, केवल आनुवंशिक डीएनए प्रोटीन ही शेष रहती है। केंद्रक लंबा और सकरा हो जाता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद सेंट्रियोल 2 में विभाजित होकर केंद्रक के पीछे स्थित हो जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। गड्ढे वाला यानी कि प्रॉक्सिमल एक तो होता है और दूसरा दूर यानी कि पीछे वाला डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। इसके बाद यह शुक्राणु के लंबवत अक्ष पर स्थित होता है। जो डिस्टल वाला है लंबवत अक्ष पर स्थित होता है, जिससे अक्षीय तंतु यानी कि एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। इस प्रकार यह बेसल ग्रेन्यूल का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मध्य भाग में सर्पिला क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं नैबोकर्ण। ये स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित हैं, इनको हम कहते हैं नैबोकर्ण। ये शुक्राणु के अंडाणु की ओर गमन करते समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर एक ये शीत बना लेते हैं। गोल्जी बॉडी रूपांतरित होकर एक्रोसोम का निर्माण करती है। दिस इज एक्रोसोम का निर्माण करती है, जो कि न्यूक्लियस के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। अधिकांश कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। बचा हुआ जो साइटोप्लाज्म है वो शुक्राणु की परिधि यानी कि पेरिफेरी के चारों तरफ एक स्तर बना लेता है, जो कि मध्य तथा सिर के पीछे भाग की ओर होता है और इसे हम कहते हैं मैशेट। ये देखिए ये मैशेट लेयर। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल और टेल। हेड यह न्यूक्लियस और एक्रोसोम से मिलकर बनता है और यह ट्रायंगुलर होता है। एक्रोसोम न्यूक्लियस के अग्रभाग पर स्थित होता है, जिससे हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम सिक्रीट होता है, जो कि शुक्राणु के प्रवेश के लिए अंडे के चारों ओर की झिल्लियों को समाप्त करता है, जिससे केंद्रक कोशिका द्रव्य के संपर्क में आ जाता है। सेंट्रियोल निषेचित अंडे में सेल डिवीज़न को प्रारंभ करता है, जो कि न्यूक्लियस के तुरंत पीछे स्थित होता है। न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं। इस प्रकार ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी कि आनुवंशिक कारकों को अगली जनरेशन तक पहुंचाता है। उसके बाद आता है मिडिल भाग। यह सिर की अपेक्षा लंबा होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया से घिरे एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, जो कि कशाभिका यानी कि एक्सियल फिलामेंट्स के चारों ओर सर्पिल कवरिंग बनाते हैं और गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मध्य भाग में साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर एक शीथ बनाता है, जिसे मैशेट कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सर्पिला क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये नैबोकर्ण कहलाती है।
अब आती है लास्ट, पूंछ यानी कि टेल या शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु आगे बढ़ता है। इसमें एक्सियल कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स यानी कि अक्षीय संकुचनशील तंतु, कोशिका द्रव्य की एक पतली परत और प्लाज्मा लीमा की बाहरी परत होती है। सिग्निफिकेंस स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या महत्व है? इसके फलस्वरूप क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है पेरेंट से, और एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। अब हम लेते हैं oogenesis। अंडाशय की जो जर्मिनल एपिथेलियम या जो जननिक कोशिकाएं हैं, उनसे अंडे का निर्माण होता है और इसे उसी प्रकार 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। एक तो मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमरी जर्म सेल्स या oogonia माइटोसिस डिवीज़न द्वारा विभाजित होकर संख्या में बढ़ती हैं और इस प्रकार बनी सेल्स को oogonia, ये देखिए प्राइमरी जर्म सेल्स और ये हैं oogonia कहते हैं, और ये सभी डिप्लॉइड होते हैं। दूसरा आता है ग्रोथ फेज। इस अवस्था में oogonia में पर्याप्त खाद्य पदार्थ एकत्रित होने के कारण ये आकार में वृद्धि होती है। इसके अलावा केंद्रीय एवं कोशिकीय द्रव्यों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। न्यूक्लिक एसिड की मात्रा में वृद्धि से केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है। अब इसे कहते हैं जर्मिनल वेसाइकल। कहते हैं। साइटोप्लाज्म में वृद्धि के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में भी वृद्धि होती है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त oogonia को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अब आता है मैच्योरेशन फेज। प्राइमरी oocyte या प्राथमिक डिंब कोशिका में पहला मैच्योरेशन डिवीज़न होता है, जो कि मियोसिस प्रकार का, अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती है। जो बड़ी होती है, जो बड़ी सेल है उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटी होती है उसको फर्स्ट पोलोसाइट कहते हैं। इनमें एक अगुणित केंद्रक और नाम मात्र का कोशिका द्रव्य होता है। किसमें? पोलोसाइट में। जबकि सेकेंडरी oocyte में कोशिका द्रव्य और एक अगुणित केंद्रक होता है। इसके पश्चात ओवरी में रहते हुए केवल एक ही डिवीज़न यानी कि एक ही मैच्योरेशन डिवीज़न होता है। जब ये ओवरी से मुक्त होते हैं उस समय ओव्यूलेशन या कि अंडोत्सर्ग के समय जो ओवम है वो अपने परिवर्धन की सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। इसके साथ एक पोलर बॉडी रहती है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न oocyte, जिससे सेकेंडरी oocyte बनी और इसके साथ एक पोलर बॉडी जुड़ी हुई है, और ये है दूसरा डिवीज़न जो कि माइटोसिस प्रकार का होगा और उसके साथ दूसरी 2 पोलर बॉडी जुड़ी हुई होती है। अब निषेचन के समय सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न होता है, जो कि माइटोसिस प्रकार का होता है, जिससे एक बड़ी कोशिका यानी कि ooted या ओवम बनता है और एक द्वितीयक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। प्रथम पोलर बॉडी में भी कभी कभी डिवीज़न से 2 पोलर बॉडी और बन जाती हैं। इस प्रकार एक oogonia से 4 सेल्स बनती हैं, जिनमें से 3 तो पोलर बॉडीज़ होती है जो कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और एक एग बनता है।
इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। पेरेंट सेल की तुलना में गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम। जंतु का जो एग है वो एक बड़े आकार की पीतक युक्त कोशिका होती है। इसका आकार विभिन्न जंतुओं में अलग अलग होता है और ये पीतक की मात्रा पर निर्भर करता है। बाहर की ओर अन्य सेल्स की तरह पतला और महीन आवरण होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा। इसके अलावा अन्य विशिष्ट आवरण भी होते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो सबसे पहला आती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन स्वयं ओवा यानी कि अंडाणु के द्वारा अपने चारों तरफ निर्मित की जाती है और इस अंडे को हार्ड बनाती है। मैमल्स में इसको जेनोपैलेसिडा कहते हैं, फिशेस रेप्टाइल्स में इसको कोरियन कहते हैं, इंसेक्ट्स बर्ड्स एम्फियंस में इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये